जैसा कि दोस्तों 12 जून 2025 को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का पेपर है और आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि वो ऐसे प्रश्न को तैयार करें जो कि एग्ज़ाम में कंफर्म आए। तो आज के इस वीडियो में मैंने ऐसे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि लगातार हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्वेश्चन का बस पैटर्न बदलता है लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो सेम होता है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैंने वीडियो में इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको प्रोवाइड किया है। तो आपको 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आंसर मिलेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टील, यानी कि स्टील होता क्या है। और आपको अलग अलग प्रकार के स्टील के बारे में बताना है जो कि टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो कभी कभी स्टील क्वेश्चन न देकर आपको प्रोटो स्टील और सिफनो स्टील के बारे में अलग से पूछ देता है। तो आप स्टील जो है मतलब टेरिडोफाइट्स में किस तरह के स्टील पाए जाते हैं, कितने प्रकार होते हैं और ख़ासकर प्रोटो स्टील और सिफनो स्टील, इन दोनों के बारे में ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो अगर हम बात करें स्टील की, तो जो स्टील होता है आपके वस्कुलर प्लांट में पाया जाता है। अब बात आती है कि वस्कुलर प्लांट क्या होते हैं। तो वस्कुलर प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनमें कि वस्कुलर टिश्यू होता है। वस्कुलर टिश्यू में आपके आते हैं जाइलम और फ्लोएम। कभी कभी इसमें पित्त होता है, पित्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो वस्कुलर प्लांट होते हैं उन्हीं में आपके पाए जाते हैं स्टील। अब वस्कुलर प्लांट की अगर एग्जांपल की बात करें तो आपके जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, ये सभी आपके वस्कुलर प्लांट हैं। तो जितने भी वस्कुलर प्लांट होते हैं उनमें जो टिश्यू सिस्टम होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डर्मल, उसके बाद होता है ग्राउंड टिश्यू और लास्ट में अंदर की तरफ होता है वस्कुलर टिश्यू। तो जो डर्मल लेयर होता है और वह ग्राउंड टिश्यू होता है, उन दोनों को छोड़ दिया जाए तो जो मिड में रीजन होता है उसी को हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू और उसी में ही पाया जाता है स्टील। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि इमेज के बीच में आप देख रहे हैं जाइलम है, फ्लोएम है और इंडोडर्मिस और पेरिसाइकल के अंदर का जितना भी रीजन है वही कहलाता है स्टील। तो एक तरह से हम स्टील को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो आइए स्टील को हम डिफाइन करते हैं। The term steel has been derived from a Greek word meaning pillar। तो जो स्टील है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है पिलर। जैसे कि मकानों में पिलर होते हैं और वो मकानों को सपोर्ट करते हैं, उसको सहारा देते हैं, वैसे ही जो स्टील होता है प्लांट टिश्यू में, चाहे वो आपके रूट हो, स्टेम हो, सूट हो, कुछ भी हो, उनमें वो सपोर्ट का काम करता है। The steel is defined as a central vascular cylinder with or without pith and endodermis separating it from cortex। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो स्टील होता है ये सेंट्रल वस्कुलर सिलेंडर होता है, मतलब सेंट्रली अरेंज होता है और ये बिना पित्त या फिर पित्त के साथ हो सकता है। और जो इंडोडर्मिस होता है स्टील को कॉर्टेक्स से अलग करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडोडर्मिस के अंदर का जितना भी रीजन होता है उसी को हम स्टील कहते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि इंडोडर्मिस के बाहर कॉर्टेक्स है और अंदर की तरफ है पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम और पित्त यही बनाते हैं स्टील। स्टील कंसिस्ट ऑफ जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल एंड मिडलरली रेज इफ प्रेजेंट और एब्सेंट। तो जो स्टील होता है, अगर इसके बात करें कंपोनेंट की, तो इसमें जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल और जिसको मैंने बताया था पित्त, वो पित्त प्रेजेंट भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है। इन सभी कंपोनेंट से मिलकर बना होता है स्टील। द टर्म स्टील यूज्ड बाय वॉन टिगम एंड डॉलेट इन 1886 इन द थ्योरी स्टीलर थ्योरी। तो जो टर्म स्टील है वो सबसे पहले यूज़ किए थे वॉन टिगम और डॉलेट ने 1886 में स्टीलर थ्योरी में। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टीलर थ्योरी की, विच आर प्रपोज्ड बाई वॉन टिगम एंड डॉलेट इन 1886। तो जो स्टीलर थ्योरी है वॉन टिगम और डॉलेट ने 1886 में दिया था। मेजर हाइलाइट्स इन स्टीलर थ्योरी आर, यदि हम स्टीलर थ्योरी के मेन पॉइंट की बात करें तो वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है स्टील इज़ ए रियल एंटिटी एंड प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल हायर प्लांट। तो जो स्टील होता है यह एक वास्तविक इकाई होती है
और सभी हायर प्लांट में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये हायर प्लांट में पाया जाता है। और हायर प्लांट के अंतर्गत आते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो टेरिडोफाइट्स है ये लोअर हायर प्लांट है, जबकि जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म है, खासकर एंजियोस्पर्म, ये एडवांस हायर प्लांट है। कॉर्टेक्स एंड स्टील आर टू फंडामेंटल पार्ट ऑफ द सूट सिस्टम। तो जो कॉर्टेक्स होता है और स्टील होता है, ये किसी भी सूट सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। स्टील एंड कॉर्टेक्स आर सेपरेटेड बाय द इंडोडर्मिस। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो इंडोडर्मिस होता है स्टील और कॉर्टेक्स को अलग करता है। मेन कंपोनेंट ऑफ स्टील आर जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो स्टील का मेन कंपोनेंट होता है वो जाइलम और फ्लोएम होता है। जैसा कि मैंने बताया था, आपका जो मिडिलरी रेज होते हैं, कहने का मतलब है कि जो पेरिसाइकल है या फिर आपका पिथ है, वो पाया जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। पेरिसाइकल, मिडिलरी रेज एंड पिथ आर आल्सो कंपोनेंट ऑफ स्टील। तो जैसा कि लास्ट पॉइंट में लिखा है कि जाइलम और फ्लोएम के अलावा पेरिसाइकल, मिडिलरी रेज और पिथ ये भी स्टील के कंपोनेंट हैं, लेकिन मेन जो कंपोनेंट है जाइलम और फ्लोएम है। तो ये था आपका स्टीलर थ्योरी, जो कि वॉन टिगम और डॉलिट के द्वारा दिया गया था। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टीलर थ्योरी। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील इन प्लांट। तो किस प्रकार के या कितने प्रकार के स्टील होते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। बेस्ड ऑन ओंटोजेनी एंड फाइलोजेनी, 3 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ स्टील इन वस्कुलर प्लांट। तो वस्कुलर प्लांट के जातिगत और व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर स्टील को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रोटो स्टील, सेकेंड है सिफ्नो स्टील और थर्ड है सोलेनो स्टील। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जो प्रोटो स्टील है ये ऐसे स्टील होते हैं जिसमें पिथ नहीं पाया जाता है। जो सिफ्नो स्टील होते हैं इनमें पिथ पाया जाता है लेकिन लीफ गैप नहीं पाया जाता है। और जो सोलेनो स्टील होते हैं इनमें पिथ भी होता है और लीफ गैप भी होते हैं। तो ये इनको बांटने की कैटेगरी है। अब प्रोटो स्टील क्या होते हैं, सिफ्नो स्टील क्या होता है और सोलेनो स्टील क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से बारी बारी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटो स्टील की। ए स्टील विथ ए सॉलिड कोर ऑफ जाइलम एट द सेंटर एंड इट इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, पेरिसाइकल एंड इंडोडर्मिस। पिथ इज अब्सेंट। तो जो प्रोटो स्टील होता है इसमें सेंट्रली जाइलम होता है और जाइलम के चारों ओर फ्लोएम, पेरिसाइकल और इंडोडर्मिस पाए जाते हैं। इनमें पिथ अब्सेंट होता है। द सिंपलेस्ट स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रोटो स्टील होते हैं सबसे सिंपल स्टील है। इट कंसीडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट। और जो प्रोटो स्टील है सबसे प्रिमिटिव स्टील माना जाता है। इस कारण ही ये मैक्सिमम जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर प्लांट की ओरिजिन को देखें तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं सबसे लोअर हायर प्लांट हैं जिनमें कि वस्कुलर सिस्टम का स्टार्टिंग हुआ। तो इसलिए जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें सबसे अधिक प्रोटो स्टील ही पाए जाते हैं। और ये प्रोटो स्टील कहाँ पाए जाते हैं, राइजोम में, स्टेम में, रूट में। तो टेरिडोफाइट के मैक्सिमम इन सभी पार्ट में प्रोटो स्टील पाए जाते हैं। तो आइए हम प्रोटो स्टील के टाइप्स के बारे में देखें कि कितने टाइप्स के होते हैं और इनके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो जो प्रोटो स्टील है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब 5 तरह के प्रोटो स्टील पाए जाते हैं। फर्स्ट है हैप्लो स्टील, सेकेंड है एक्टिनो स्टील, थर्ड है प्लेक्टो स्टील, फोर्थ है मिक्स्ड प्रोटो स्टील और फिफ्थ है मिक्स्ड प्रोटो स्टील विथ पिथ। तो ये सबसे पहले बात करते हैं हम हैप्लो स्टील की। द नेम हैप्लो स्टील वाज गिवन बाय ब्रेमनर इन 1902। तो जो हैप्लो स्टील नाम दिया था सबसे पहले ब्रेमनर ने 1902 में दिया था। ए प्रोटो स्टील विथ ए स्मूथ कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय लेयर ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड हैप्लो स्टील। तो जो हैप्लो स्टील होते हैं इनमें बीच में जाइलम पाया जाता है और इसके चारों तरफ फ्लोएम पाए जाते हैं और ये सबसे सिंपल फॉर्म के स्टील होते हैं। इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन फॉसिल्स जेनरा। तो ये जितने भी फॉसिल्स जेनरा होते हैं जनरली उनमें पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें राइनिया की, और कुछ लिविंग जेनरा में पाए जाते हैं जैसे सेलेजनेला है, लाइगोडियम है। तो जो हैप्लो स्टील है आपके यूजुअली फॉसिल्स जेनरा में और कुछ लिविंग जेनरा में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं सेकंड प्रोटो स्टील के बारे में, जो कि है एक्टिनो स्टील।
तो इस प्रोटो स्टील का नाम एक्टिनो स्टील इससे पड़ा कि इसमें जो जाइलम होता है वो स्टार शेप्ड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक्टिनो स्टील नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इनमें जाइलम जो होता है स्टार शेप्ड होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं एक्टिनो स्टील। तो इस कारण जो इसमें फ्लोएम होता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, जैसा कि इमेज में आप नीचे की ओर देख सकते हैं। सो द फ्लोएम ऑकर एज सेपरेट पैचेस बिटवीन द आर्म ऑफ जाइलम। तो स्टार शेप होने की वजह से तो जो फ्लोएम होते हैं वो इनके आर्म के बीच पैचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर बात करें हम एक्टिनो स्टील का जो नेम है किसने दिया था, ब्रेवनर ने 1902 में दिया था। अगर एग्जाम्पल की बात करें किसमें एक्टिनो स्टील पाए जाते हैं, तो स्टेरोजाइलॉन, साइलोटम, लाइकोपोडियम, इन सभी में आपके एक्टिनो स्टील पाए जाते हैं। आगे चलते हैं प्रोटो स्टील के तीसरे टाइप की ओर, जो कि है प्लेक्टो स्टील। द नेम प्लेक्टो स्टील वॉज गिवन बाई जिमरमैन इन 1930। तो प्लेक्टो स्टील जो नाम दिया था वो दिया था जिमरमैन ने 1930 में। आइए बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की। जाइलम ऑकर सेवरल प्लेट विच आर मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। तो जो प्लेक्टो स्टील होता है उसमें जो जाइलम होते हैं प्लेट लाइक होते हैं। तो याद रखिएगा जो प्लेक्टो स्टील नाम पड़ा है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, जैसा कि इमेज में देख सकते हैं कि जो जाइलम है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है और एक दूसरे के पैरेलल है। जाइलम प्लेट आर अल्टरनेटेड विथ फ्लोएम पैचेस। तो एक बार आपका जाइलम है तो उसके बाद फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम करके फिगर में है, तो मतलब अल्टरनेटिव जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में आपका प्लेक्टो स्टील पाया जाता है। आइए चलते हैं प्रोटो स्टील के अगले टाइप की ओर। तो फोर्थ टाइप है मिक्स्ड प्रोटो स्टील। जाइलम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल यूनिट और ग्रुप। Each xylem units are scattered arranged inside the ground mass of phloem। तो इसमें क्या होता है कि जो जाइलम होता है वो छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड होता है। कहने का मतलब है कि ये फ्लोएम के बीच में बिखरा होता है, स्कैटर्ड होता है। तो मिक्स्ड प्रोटो स्टील में होता क्या है कि फ्लोएम के बीच में जो जाइलम होते हैं वो बिखरे होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकोपोडियम कैरेनम। तो लाइकोपोडियम कैरेनम में मिक्स्ड प्रोटो स्टील पाया जाता है। आइए बात करते हैं प्रोटो स्टील के पांचवें टाइप की ओर, जो कि है मिक्स्ड प्रोटो स्टील विथ पिथ। तो जो मिक्स्ड प्रोटो स्टील विथ पिथ है यह भी आपके मिक्स्ड प्रोटो स्टील की तरह होता है, बस इसमें एक चीज़ और ऐड हो गया है, वो है पिथ। तो ये एक तरह से एडवांस टाइप का प्रोटो स्टील है। सभी प्रोटो स्टील में फॉर्मेशन ऑफ पिथ स्टार्टेड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इवोल्यूशन। तो इसमें जो पिथ का फॉर्मेशन हुआ है जब इवोल्यूशन होने लगा टेरिडोफाइट्स में, तो इसमें पिथ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोटो स्टील में पिथ नहीं होता, तो एक तरह से ये जिम्नोस्पर्म और आपके एंजियोस्पर्म के ओरिजिन को दर्शाता है। तो कहने का मतलब है कि टेरिडोफाइट से ही जिम्नोस्पर्म की तथा एंजियोस्पर्म की ओरिजिन हुई है। स्टील इज सिमिलर टू मिक्स्ड प्रोटो स्टील। जैसा मैंने बोला था कि ये मिक्स्ड प्रोटो स्टील की भांति है। पैचेज ऑफ पैरेन्काइमेटस रीजन ऑकर इन एसोसिएट विद जाइलम कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटो स्टील एंड सिप्नो स्टील। तो जैसा कि सिप्नो स्टील में आपके पिथ पाए जाते हैं, तो एक तरह से ये ऐसा स्टील है जो कि आपका प्रोटो स्टील और सिप्नो स्टील के बीच कनेक्टिंग लिंक डिनोट करता है। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में यह पाया जाता है हाइमेनोफाइलम डेमिशम, और दूसरा एग्जाम्पल है लेपिडोडेंड्रॉन सेलिजनॉइड्स। आइए चलते हैं दूसरे स्टील की ओर, जो कि है सिप्नो स्टील, ए स्टील विथ पिथ मेडुला एट द सेंटर। तो ये एक ऐसा स्टील है जैसा कि मैंने बताया था जिसमें कि पिथ जो या इसी को हम बोलते हैं मेडुला सेंटर में पाया जाता है। तो जैसा कि प्रोटो स्टील था, प्रोटो स्टील में पिथ नहीं पाया जाता, जबकि सिप्नो स्टील में पिथ पाया जाता है। सेंटर कोर ऑफ पिथ इज सराउंडेड बाय जाइलम, एडवांस टाइप देन प्रोटो स्टील। तो सिप्नो स्टील में जो पिथ होता है जाइलम के द्वारा घिरा होता है और ये प्रोटो स्टील से एडवांस होता है। आइए बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है इक्टोफ्लोइक सिप्नो स्टील और दूसरा है एम्फीफ्लोइक सिप्नो स्टील। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल के साथ इन दोनों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्टोफ्लोइक सिप्नो स्टील की।
Pith is at the central position. Phloem present only on the external side of the xylem. Phloem is externally surrounded by pericycle and endodermis. Leaf traces present but leaf gap absent. तो टोटली आपको मैं मिलाकर समझा देता हूँ कि इसमें जो होता है, जो पिथ होता है वो सेंट्रल पोजीशन में पाया जाता है, जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, और उसके बाद पाया जाता है जाइलम, और जाइलम के बाहर पाया जाता है फ्लोएम। तो कहने का मतलब है जो फ्लोएम होता है जाइलम के बाहर की ओर होता है। और बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम के बाहर की ओर पाया जाता है पेरीसाइकल और इंडोडर्मिस। तो पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम एक सिस्टम से लेकर चले तो सबसे बाहर आपका पाया जाएगा इंडोडर्मिस, उसके बाद पेरीसाइकल, फिर उसके बाद फ्लोएम, फिर जाइलम और बीच में पिथ। तो इस तरह से आपके पाए जाते हैं इक्टोफ्लोइक सिप्नोस्टील में। एग्जाम्पल की बात करें तो ओस्मुंडा में आपका इक्टोफ्लोइक सिप्नोस्टील पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं फिगर में कि कैसा होता है इक्टोफ्लोइक सिप्नोस्टील। और एक चीज़ और, इसमें लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं बट लीफ गैप अब्सेंट होता है, क्योंकि सिप्नोस्टील में लीफ गैप नहीं पाया जाता है। लीफ गैप पाए जाते हैं सोलेनोस्टील में, जो कि तीसरा टाइप है स्टील का। आइए बढ़ते हैं सिप्नोस्टील के दूसरे टाइप की ओर, जो कि है एम्फीफ्लोइक सिप्नोस्टील। Phloem is present on both sides of the xylem. Central position of steel is occupied by pith. Xylem on inner side surrounded by inner phloem, pericycle and endodermis. Xylem on outer side surrounded by outer phloem, pericycle and endodermis. तो जो एम्फीफ्लोइक सिप्नोस्टील होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका बीच में तो पिथ पाया जाता है, लेकिन उसमें पिथ के बाद फ्लोएम, फिर जाइलम और फिर उसके बाद फ्लोएम। तो कहने का मतलब होता है कि जो इसमें जाइलम होता है फ्लोएम के बीच में होता है। तो एक तरह से जाइलम के ऊपर भी फ्लोएम होता है और नीचे भी फ्लोएम होता है। तो जाइलम के जो ऊपर फ्लोएम होता है उसे हम बोलते हैं आउटर फ्लोएम, और जो अंदर की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं इनर फ्लोएम। और इसी प्रकार जो आउटर फ्लोएम है, तो आउटर फ्लोएम के ऊपर आउटर पेरीसाइकल, आउटर एंडोडर्मिस, उसी तरह जो इनर फ्लोएम है उसके ऊपर की ओर इनर पेरीसाइकल, इनर इंडोडर्मिस। तो कहने का मतलब पेरीसाइकल और इंडोडर्मिस और फ्लोएम ये 2 टाइम्स पाए जाते हैं, जबकि जाइलम जो होता है केवल एक बार पाया जाता है। तो जो फ्लोएम है, फ्लोएम के बीच में जाइलम होता है, इसलिए फ्लोएम दोनों जगह पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्फीफ्लोइक, मतलब कि उभयधर्मिक एक तरह से हम कह सकते हैं फ्लोएम होता है। यदि बात करें हम एग्जाम्पल की, तो ये मार्सिलिया और एडिएंटम में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं स्टील के तीसरे टाइप की ओर, जो कि है सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील इज एक्चुअली ए सब कैटेगरी ऑफ सिप्नोस्टील। तो जो सोलेनोस्टील है एक तरह से कह सकते हैं कि सिप्नोस्टील का एक अदर दूसरा कैटेगरी है। सिप्नोस्टील विच इज परफॉर्म एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ लीफ ट्रेस इज कॉल्ड सोलेनोस्टील। तो सिप्नोस्टील जो था, अभी हम लोगों ने जो लास्ट अभी पढ़ा है सिप्नोस्टील, उसमें क्या होता है कि लीफ ट्रेसेस या लीफ गैप पाए जाते हैं, और उन्हीं लीफ गैप के पाए जाने की वजह से इन्हें हम बोलते हैं सोलेनोस्टील। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि जो सोलेनोस्टील होते हैं एक तरह से सिप्नोस्टील होते हैं, बस इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है और वो होती है लीफ गैप। बस यही डिफरेंस है सोलेनोस्टील और सिप्नोस्टील में। तो अगर इसके टाइप्स की बात करेंगे तो आपके टाइप्स भी उसी तरह मिलेंगे, बस सभी फिगर में एक चीज़ ऐड रहेगा, वो रहेगा लीफ गैप। तो आइए इसके टाइप्स के बारे में हम जानते हैं। तो पूरे प्लांट किंगडम में 6 तरह के आपके सोलेनोस्टील पाए जाते हैं। पहला है इक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील, दूसरा है एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, तीसरा है डिक्टियोस्टील, चौथा है यू स्टील और पांचवा है एटैक्टोस्टील। तो आइए एक एक करके इन सभी सोलेनोस्टील के बारे में जानेंगे और इनके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सिप्नोस्टील होते हैं और सोलेनोस्टील होते हैं उनमें बस एक ही डिफरेंस होता है कि सोलेनोस्टील में आपका लीफ गैप और लीफ ट्रेस ये बढ़ जाते हैं। तो यदि अगर हम बात करें इक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील की, तो जो इक्टोफ्लोइक सिप्नोस्टील था जस्ट उसी की तरह होता है, बस इसमें आप इमेज में देख सकते हैं कि 2 चीज़ें बस बढ़ चुकी हैं।
वो है लीफ गैप और लीफ ट्रेस। बाकी सभी चीज़ें जो होती हैं इक्टोफ्लोइक, चाहे सोलेनो स्टील हो चाहे इक्टोफ्लोइक सिफनो स्टील हो, वो एक दूसरे के समान होती है। आइए इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग इमेज के थ्रू देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों में सभी चीज़ें एक जैसे सिमिलर है, बट डिफरेंस है। तो जो आपके इक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील है, इनमें एक चीज़ और इंक्लूड हुआ है, वो है लीफ ट्रेस और लीफ गैप। बढ़ते हैं सोलेनो स्टील के दूसरे टाइप की, जो कि है एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। ये भी आपके एम्फीफ्लोइक सिफनो स्टील के समान होता है, बस इसमें वही दो चीज़ें ऐड हो गई हैं, लीफ गैप और लीफ ट्रेस। जैसा कि हम लोगों ने एम्फीफ्लोइक सिफनो स्टील में देखा था कि जाइलम के दोनों तरफ आपके फ्लोएम पाए जाते हैं, और जो बाहर की तरफ फ्लोएम होता है आउटर फ्लोएम, और जो अंदर की तरफ होता है जाइलम के, उसे हम इनर फ्लोएम कहते हैं। तो सेम चीज़ें हैं दोनों में, बस डिफरेंस मैंने बताया कि आप देख सकते हैं इमेज में कि लीफ गैप और लीफ ट्रेस का है। एग्जाम्पल की बात करें तो एडिएंटम पेडिएटम में आपका एम्फीफ्लोइक सिफनो स्टील पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं हम सोलेनो स्टील के तीसरे टाइप की ओर, जो कि है डिक्टियो स्टील। सोलेनो स्टील दैट इज ब्रोकन इनटू नेटवर्क ऑफ सेपरेट वस्कुलर स्टैंड, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लीफ गैप। तो जो डिक्टियो स्टील होते हैं वो सोलेनो स्टील में, जैसा कि जो वस्कुलर स्टैंड होते हैं जाइलम फ्लोएम, वो ब्रेक कर जाते हैं। तो उनके ब्रेक करने की वजह से उसमें क्या होता है, ढेर सारे लीफ गैप बनते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि सोलेनो स्टील जैसे था जस्ट वैसे ही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि जितने भी इसके वस्कुलर स्टैंड है, मतलब जाइलम और फ्लोएम, ब्रेक कर जा रहे हैं, और ब्रेक करके ये एक पैचेस के फॉर्म में बना रहे हैं। और ये जो एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम है, उसी को हम बोलते हैं मेरी स्टील। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मेरी स्टील, जैसा कि इमेज में आप नीचे की ओर देख रहे हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें डिक्टियो स्टील की, तो टेरिस में और एडिएंटम कैपिलस वेनेरिस में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं सोलेनो स्टील के फोर्थ टाइप की ओर, जो कि है यू स्टील, जो कि हायर प्लांट में पाया जाता है। इफ स्टील इज स्प्लिट इनटू कोलेट्रल वस्कुलर बंडल देन इट इज़ कॉल्ड यू स्टील। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इक्टोफ्लोइक सिफनो स्टील होते हैं उसका ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है। बट यू स्टील में होता क्या है कि इसमें ढेर सारे लीफ गैप बन जाते हैं, और ये लीफ गैप का फॉर्मेशन क्यों होता है, स्प्लिटिंग की वजह से। तो आपके जो इक्टोफ्लोइक सिफनो स्टील हैं उनमें ढेर सारे स्प्लिटिंग हो जाते हैं, और स्प्लिटिंग क्यों होता है, मैंने बताया था लीफ गैप की वजह से, और उस स्प्लिटिंग और लीफ गैप की वजह से जो स्टील बनता है उसी को हम बोलते हैं यू स्टील। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, ये एक तरह से कोलेट्रल वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोलेट्रल वस्कुलर बंडल क्या होता है, जब आगे मैं कभी आपको वस्कुलर बंडल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको कोलेट्रल वस्कुलर बंडल क्या होता है उसको बताऊंगा। आइए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो जितने भी डाइकॉट स्टेम के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं उनमें यू स्टील पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं सोलेनो स्टील के लास्ट टाइप की ओर, जो कि है एटेक्टो स्टील, और ये भी स्टील आपके हायर प्लांट्स में पाया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हायर प्लांट की कैटेगरी है उसमें आपके आते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट। तो याद रखिएगा, और मोनोकॉट और डाइकॉट आपके किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो हायर प्लांट के एडवांस टाइप हैं, जबकि जो टेरिडोफाइट्स है वो प्रिमिटिव टाइप्स है, जिसमें कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टील का ओरिजिन हुआ है। तो बात करते हैं एटेक्टो स्टील की, तो ये सिमिलर टू यू स्टील होता है, ये यू स्टील की तरह होता है, लेकिन एटेक्टो स्टील में होता है क्या कि जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, जबकि यू स्टील में क्या था कि जो वस्कुलर बंडल थे वो एक अरेंज फॉर्म में थे और उनमें बाकायदे उसमें लीफ गैप थे, जबकि इसमें लीफ गैप नहीं होता है, सिर्फ जो वस्कुलर बंडल होते हैं जो रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं। और इस तरह का जो रैंडमली स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल पाया जाता है वो मोनोकॉट स्टेम में पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, कहने का मतलब ये मोनोकॉट में पाया जाता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है मोनोकॉट। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो आपके स्टील है उसमें वस्कुलर बंडल क्या है कि स्कैटर्ड फॉर्म में है।
आइए चलते हैं दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्हाट इज़ फॉसिलाइजेशन, यानी कि जीवाश्मीकरण क्या होता है। डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द फॉसिलाइजेशन, यानी कि जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उनका वर्णन कीजिए। ए प्रोसेस बाय विच ए प्लांट और एनिमल डेड बॉडी बिकम ए फॉसिल्स इज कॉल्ड फॉसिलाइजेशन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कि पौधे अथवा जंतुओं का जो मृत शरीर होता है जीवाश्म में बदलता है, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन प्रोसेस इज एक्सट्रीमली रेयर एंड ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव लिव्ड इन द पास्ट 600 मिलियन ईयर्स आर प्रिजर्व एज फॉसिल्स। तो यदि हम बात करें फॉसिलाइजेशन प्रक्रिया की, तो ये जो प्रक्रिया होती है बहुत दुर्लभ होती है, बहुत ही रेयर होती है, क्योंकि आपको पता है हमारे पृथ्वी पर एनिमल और प्लांट की ढेर सारी संख्या क्या है मौजूद थी, लेकिन सभी जंतु एवं पौधों की जो जीवाश्म है वो हमें प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि बहुत कम संख्या ही इनका प्रिजर्व रह पाता है, और जो जीव प्रिजर्व हो पाते हैं वही हमें फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी पर लगभग 600 मिलियन ईयर्स पहले से फॉसिल्स मौजूद है, ठीक है, जो कि हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी जो संख्या है बहुत ही कम है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर उस समय तो बहुत सारे जीव रहे होंगे, लेकिन जीवाश्म क्या होते हैं बहुत कम ही प्राप्त होते हैं। क्यों कम प्राप्त होते हैं? क्योंकि ये प्रिजर्व कैसे होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। यदि वे अच्छे से प्रिजर्व हो पाते हैं, अगर सड़ते गलते नहीं हैं, तो आसानी से वो हमें फॉसिल्स के रूप में प्राप्त होते हैं। तो बात करते हैं ये प्रिजर्व क्यों नहीं हो पाते। व्हेन एनिमल एंड प्लांट्स आर अदर ऑर्गेनिज्म डाई दे टिपिकली डीके कम्प्लीटली। तो जब एनिमल या पौधे की जो बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, अगर वो डिकम्पोज हो जाती है यानी कि डीके हो जाती है, तो वो हमें फॉसिल्स के रूप में नहीं मिलती, और ये डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया या फिर फंगस के द्वारा होता है। बट समटाइम व्हेन द कंडीशन आर जस्ट राइट दे प्रिजर्व एज ए फॉसिल्स। लेकिन जब कंडीशन अच्छा होता है और जो डेड मटेरियल है वो फंगल या बैक्टीरियल के थ्रू डीके नहीं होते, तो उस कंडीशन में हमें प्रिजर्व फॉर्म में फॉसिल्स मिल जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशन है फॉसिलाइजेशन के लिए। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ऑप्टिमल कंडीशन फॉर फॉसिलाइजेशन। तो जीवाश्म बनने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। तो पहला कंडीशन है एन ऑर्गेनिज्म इज बरीड वेरी सुन आफ्टर इट्स डेथ। तो जब ऑर्गेनिज्म मरता है वो तुरंत उस समय क्या होना चाहिए, बरी हो जाना चाहिए। बरी का मतलब होता है दब जाना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है अब्सेंस ऑफ बैक्टीरियल और फंगल डीके। तो दूसरा कंडीशन ये कहता है कि जो डेड मटेरियल है वो या उस पर कोई बैक्टीरियल या फंगल डीके नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है मिनरल रिच वाटर एंड सेडिमेंट्स सराउंडेड द साइट एंड द इमीडिएट इन्वायरमेंट इज कूल एंड हाइपॉक्सिक। तो तीसरा कंडीशन ये कहता है कि जो डेड पार्ट है उसके चारों तरफ का जो कंडीशन होना चाहिए, यानी कि जो सॉइल है या वाटर है वो मिनरल रिच होना चाहिए, यानी कि उनमें मिनरल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ताकि वो फंगल और बैक्टीरियल के जो डिकेइंग फैक्टर है उसको ख़त्म कर सके। और फोर्थ और लास्ट कंडीशन है कि उस समय का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो ठंडा होना चाहिए, और साथ ही साथ वहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपॉक्सिक। तो हाइपॉक्सिक का मतलब है ऑक्सीजन का न होना या फिर बहुत कम होना। आइए चलते हैं अगले हेडिंग की ओर, और अगला हेडिंग है प्रोसेसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, यानी कि फॉसिल्स के बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या कंडीशन है। 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फॉसिल्स। तो किसी भी फॉसिल्स के निर्माण में 4 तरह के प्रोसेस भाग लेते हैं। पहला है मिनरलाइजेशन, सेकेंड है कार्बोनाइजेशन, थर्ड है इंक्रस्टेशन, और लास्ट है डिस्टिलेशन। तो ये प्रक्रियाएं कब चलती हैं? when they occur once an organism has become trapped within the surrounding sediment and primarily depend on the mineral composition of silt and water। तो ये प्रक्रिया तभी होती है जब जो डेड बॉडी है ऑर्गेनिज्म का वो अपने चारों तरफ सेडिमेंट के थ्रू क्या होती है, कवर्ड हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि उसके सराउंडिंग का जो सॉइल है या फिर सिल्ट है या फिर वाटर है वो कैसे हैं, मतलब कि उनमें मिनरल का कंपोजिशन पाया जा रहा है या नहीं। तो सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं उनके चारों तरफ पाए जाने वाले कंपोजिशन की, यानी कि
मिनरल कंपोजिशन की। तो आइए सभी प्रोसेस के बारे में हम वन बाय वन जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरलाइजेशन की। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। तो ये फॉसिलाइजेशन का यानी कि जीवाश्म निर्माण का सबसे सिंपल और सरल तरीका है। तो सभी प्रकार के जीवाश्म के निर्माण में ये जनरली पाया जाता है, यानी कि ये तरीका कॉमन है। वाटर विद इन द सेडिमेंट कंटेन मिनरल दैट ओवर टाइम स्लोली रिप्लेस द टिश्यू ऑफ द ओरिजिनल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें होता क्या है कि जो वाटर में उपस्थित जो सेडिमेंट है, जो मिनरल है, वो क्या करते हैं, समय के साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म के जो सॉफ्ट टिश्यू है उनको रिप्लेस कर देते हैं, और सॉफ्ट टिश्यू को रिप्लेस करने के बाद वहाँ पर वे जमा हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर मिनरल जमा हो जाते हैं। द मोस्ट प्रिवलेंट मिनरल दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉसिलाइजेशन प्रोसेस आर कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, आयरन कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड सिलिका। और सिलिका के जो कंपोनेंट हैं वो हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और क्वार्ट्ज। तो कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, आयरन कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सिलिका, ये सभी क्या कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म का सॉफ्ट टिश्यू है उसकी जगह इकट्ठा हो जाते हैं। आइए चलते हैं दूसरे प्रोसीजर की ओर। दूसरा प्रोसीजर है कार्बोनाइजेशन। सर्टेन बैक्टीरिया टर्न प्लांट लाइफ इनटू कार्बन, दस इनिशिएशन ऑफ कार्बनाइजेशन। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट या एनिमल लाइफ को कार्बन में बदल देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ कार्बोनाइजेशन। बैक्टीरिया क्रिएट्स एन एनारोबिक एनवायरनमेंट डिवाइड ऑफ एनी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो बैक्टीरिया वहाँ पर क्या कहते हैं कि एनएरोबिक कंडीशन बनाते हैं, यानी कि अनाक्षी कंडीशन बनाते हैं, जिससे कि वहाँ के इन्वायरमेंट में न तो ऑक्सीजन रह पाता है और न ही नाइट्रोजन रह पाता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोल्ड डिपॉजिट। तो जो कोल्ड डिपॉजिट थे वो मिलियंस ऑफ ईयर जो वर्टिकल कंप्रेशन था उसकी वजह से ये कार्बन फिल्ड वहाँ पर बन गया, यानी कि कोल्ड डिपोजिशन का फॉर्मेशन हुआ, और इस प्रकार से हमें कोल्ड डिपॉजिट प्राप्त हुए। आइए चलते हैं तीसरे प्रोसीजर की ओर, जो कि है इनक्रस्टेशन। और इनक्रस्टेशन का मतलब होता है ऊपर से कवर करना। तो यदि हम बात करें इनक्रस्टेशन की, इनक्रस्टेशन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल, यूजुअली कैल्शियम कार्बोनेट, डिपॉजिटेड इन वेरियस लेयर ऑफ द टॉप ऑफ द रिमेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इनक्रस्टेशन में भी क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट भाग लेते हैं, लेकिन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं ये ऑर्गेनिज्म की जो टॉप सतह होती है, यानी कि जो ऊपरी सतह है उस पर डिपॉजिट होते हैं, उस पर इकट्ठा होते हैं। जबकि मिनरलाइजेशन में क्या होता था कि जो ऑर्गेनिज्म के जो सॉफ्ट पार्ट थे वो रिमूव होते थे, वो रिप्लेस होते थे, और उसकी जगह कैल्शियम कार्बोनेट या अदर मिनरल्स इकट्ठा होते थे। तो इनक्रस्टेशन में ऊपर की ओर लेयर बनता है, जबकि मिनरलाइजेशन में क्या होता था, अंदर की ओर लेयर बनता था। तो इस तरह से हम देखें 10 मिनरल्स स्लोली फॉर्म ए मोल्ड। तो इनक्रस्टेशन में क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं धीरे धीरे मोल्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक सांचे का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे हम सांचा देते हैं और उसमें क्ले इकट्ठा डाल देते हैं तो हमें क्या होता है, एक ढांचा मिल जाता है। उसी तरह इनक्रस्टेशन में भी होता है कि ये ऊपरी सतह पर ऑर्गेनिज्म के पाए जाते हैं और एक तरह से सांचे का काम करते हैं, यानी कि मोल्ड का काम करते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनक्रस्टेशन और मिनरलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। इन मिनरलाइजेशन रिप्लेस ऑर्गेनिक मैटर वाइल इनक्रस्टेशन कवर इट। तो मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो मिनरल के थ्रू रिप्लेस होता है, जबकि इनक्रस्टेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ऊपर से कवर हो जाता है। मिनरलाइजेशन विल फॉर्म ए कास्ट वाइल इनक्रस्टेशन फॉर्म द मोल्ड। तो मिनरलाइजेशन के फलस्वरूप बनता है कास्ट, यानी कि सांचे के अंदर का पार्ट बनता है, जबकि इनक्रस्टेशन की बात करें तो यह एक तरह से सांचे का काम करता है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो इनक्रस्टेशन है एक तरह से सांचा होता है, जबकि मिनरलाइजेशन क्या होता है, यह सांचे के अंदर का पार्ट होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉसिलाइजेशन के फोर्थ प्रोसेस की, जो कि है डिस्टिलेशन। बाय डिस्टिलेशन कार्बन फिल्म ORR फाइटोलिम फॉसिल्स आर फॉर्म विच गिव ए फाइन इमेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि कार्बन फिल्म बनती है जिसे हम फाइटोलिम भी कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो हमें इमेज के फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि एक फ़ोटो के रूप में हमें फॉसिल्स प्राप्त होता है। इट लुक्स लाइक ए केयरफुल ब्लैक और ब्राउन ट्रेसिंग ऑफ द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म इन 2 डायमेंशन। ये हमें इस प्रकार दिखता है जैसे कि कोई ध्यान से ट्रेसिंग पेपर पर किसी वस्तु का ब्राउन या फिर ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनाया हुआ है, और ये आपको लंबाई और चौड़ाई में एक जैसे दिखेंगे, मतलब कागज़ पर एक प्रिंट की भांति दिखाई देते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल। कार्बन फिल्म यूजुअली ऑकर एट द सेम टाइम एज ए कंप्रेशन, लीविंग ए फाइन कार्बन प्रिंट ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक। तो इसमें कार्बन फिल्म की तरह संरचना दिखाई देती है, जो कि आपको चट्टानों पर कार्बन प्रिंट के रूप में दिखता है, और ये कंप्रेसर के थ्रू ही पॉसिबल होता है, यानी कि दबाव के कारण ही पॉसिबल होता है, और दबाव के कारण ये जो प्रिंट होते हैं वो रॉक के सरफेस पे बनते हैं। फॉसिल्स ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन आर यूजुअली बैडली प्रिजर्व। तो जो डिस्टिलेशन है इसमें हमें ऑर्गेनिज्म प्राप्त नहीं होता, उसका केवल इम्प्रेशन, यानी कि उसका केवल एक तरह से हम कह सकते हैं प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। बट इट इज़ सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल डिटेल इज़ पॉसिबल, परंतु इसका जो महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसी भी प्लांट और एनिमल के जो एक्सटर्नल डिटेल है वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका भी महत्व है, भले ही हमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या एक तरह से इम्प्रेशन कह सकते हैं, या फिर हमें प्रिंट प्राप्त होता है, तो उस प्रिंट के थ्रू हम किसी भी प्लांट और एनिमल के जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। आइए चलते हैं तीसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रायोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइटा के मुख्य लक्षण क्या है। गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण का विस्तृत विवरण दीजिए। तो यदि हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लैंड प्लांट। तो इसके पहले जब हम लोगों ने एल्गी पढ़ा था तो एल्गी हमने देखा था वो एक्वाटिक था। तो जो प्लांट किंगडम का सबसे पहला ग्रुप है जो एल्गी है वो एक्वाटिक होता है, बट ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये ऐसे प्लांट है जो कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, और इन्हें हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इन्हें एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनिमल किंगडम की बात ही इनके जो प्लांट होते हैं, रहते तो है ये टेरेस्ट्रियल हैं, बट रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्लांट बॉडी इज थैलस, दैट्स मीन्स प्लांट बॉडी विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको थैलोफाइटा के जनरल कैरेक्टर में बताया है कि ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी थैलस होती है, ठीक है, उन्हें हम थैलोफाइटा में रखते हैं, और हमारे जो ब्रायोफाइट्स हैं ये भी थैलोफाइटा में आते हैं। और थैलस प्लांट बॉडी का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट में रूट, स्टेम और लीफ में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता। जैसा कि हायर प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ में अलग अलग प्रकार के टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, बट थैलोफाइट में ऐसा नहीं होता, इसमें एक ही प्रकार के टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। तो इनमें ट्रू रूट्स नहीं होते, जनरली इन्हें हम बोलते हैं राइजॉइड्स। वहीं स्टेम की बात करें तो इनके जो स्टेम होते हैं वो एक्सिस लाइक होते हैं, यानी स्टेम लाइक एक्सिस होते हैं, और इनके जो लीफ होते हैं वो लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। तो कुल कहने का मतलब है कि इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है द थैलस आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजॉइड। तो इनके जो थैलस होते हैं वो राइजॉइड के थ्रू क्या होते हैं, सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं, यानी कि वो किसी भी आधार से राइजॉइड के थ्रू जुड़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इनमें रूट नहीं होता, रूट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं राइजॉइड्स। तो राइजॉइड्स को हम फॉल्स रूट भी कह सकते हैं, दे आर नॉट ट्रू रूट्स। मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर ऑटोट्रॉफिक, दैट्स मीन्स ये फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, दे आर नॉट डिपेंड फॉर द न्यूट्रिशन ऑन अदर प्लांट और एनिमल, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। नेक्स्ट फीचर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, दे आर नॉन वस्कुलर प्लांट, यानी कि इनमें वस्कुलर सिस्टम नहीं होता, यानी कि हम कह सकते हैं इनमें जाइलम और फ्लोएम लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। तो जिन प्लांट में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं वस्कुलर, और जिनमें नहीं पाए जाते उन्हें हम बोलते हैं नॉन वस्कुलर प्लांट। तो ब्रायोफाइट्स जो है आपके नॉन वस्कुलर प्लांट है।
नेक्स्ट फीचर है द प्लांट बॉडी इज थैलस इज गैमेटोफिटिक विच कंटेन सेक्स ऑर्गन्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस होती है, बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी जो थैलस बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड होती है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप इसको याद रखिएगा। और इनके थैलस पर ही मेल और फीमेल ब्रांचेस पाए जाते हैं, और इनके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। द थैलस आर मोनोसियस और डायोसियस। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो मोनोसियस या फिर डायोसियस होती है। मोनोसियस कहने का मतलब कि जब एक ही थैलस पर मेल और फीमेल ब्रांचेज होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही थैलस पर मेल और फीमेल है तो उसे बोलेंगे मोनोसियस, और जब दोनों मेल और फीमेल अलग अलग थैलस पर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायसियस। तो ये मोनोसियस या डायसियस दोनों तरीके का हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। तो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, जबकि हम लोगों ने एल्गी में पढ़ा था कि उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और जैकेटेड नहीं होते। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इनके सेक्स ऑर्गन्स पे चारों तरफ जैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेल सेक्स ऑर्गन्स इज कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड आर्चिगोनियम। तो ब्रायोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है उसे एंथ्रीडियम कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहा जाता है। तो जो एंथ्रीडियम है वो मेल सेक्स ऑर्गन्स है और जो आर्चिगोनियम है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन एंथ्रीडियम एंड एग इज प्रोड्यूस इन आर्चिगोनियम। तो एंथ्रीडियम में मेल गैमिट स्पर्म प्रोड्यूस होता है और आर्चिगोनियम में फीमेल गैमिट प्रोड्यूस होता है जो कि एग है। वही हम बात करें इसके स्पर्म की, तो स्पर्म आर ऑलवेज बाई फ्लैजलेट। तो ब्रायोफाइट्स में जितने भी स्पर्म बनते हैं वो बाई फ्लैजलेट होते हैं, यानी कि उसमें दो फ्लैजला पाई जाती हैं, और फ्लैजला के हेल्प से ही ये क्या कहते हैं वाटर के थ्रू आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्चिगोनियम हैज 6 वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल। तो आर्चिगोनियम की जब स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो इसमें 6 वर्टिकल सेल दिखाई देगी जिसे हम नेक सेल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बता रखा है कि इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इन्हें बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये रहते तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे हैं, बट जब भी इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें वाटर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो स्पर्म है वाटर के थ्रू आर्चिगोनिया तक पहुंचता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म विद इन वेंटर ऑफ आर्चिगोनियम। तो अगर हम आर्चिगोनियम की स्ट्रक्चर देखें तो आर्चिगोनियम में नीचे की ओर स्ट्रक्चर पाया जाता है, नीचे की ओर जो सेल पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं वेंटर। यहीं पर फीमेल गैमेटोफाइट एक प्रेजेंट होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि स्पर्म जब एक से फ्यूज़ हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो ये जाइगोट वेंटर सेल के अंदर ही बनते हैं, यानी कि एक के फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट वहीं पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है जाइगोट डज नॉट अंडरगोज रेस्टिंग पीरियड एंड डिवाइडेड बाय माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो दैट्स डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाता और तुरंत उसमें मियोटिक डिवीज़न होता है। मियोटिक डिवीज़न के थ्रू मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है और जो कि स्पोरोफाइट में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि जाइगोट से स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनता है जो कि मल्टी सेलुलर होता है। द स्पोरोफाइट इज मोस्टली डिवाइड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके जो स्पोरोफाइट होते हैं वो जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फूड, सीटा और कैप्सूल। तो लेट्स सी दैट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही पाया जाता है, और इसका जो निचला पार्ट है जो कि गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है, यानी कि स्पोरोफाइट का जो निचला सिरा गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं फुट, और इसका ऊपर की ओर पतला भाग आपको दिख रहा होगा ये है सीटा, और ऊपर की ओर जो ब्रॉड भाग है, जो चौड़ा भाग है, उसको हम बोलेंगे कैप्सूल। तो ये 3 पार्ट में स्पोरोफाइट डिवाइड होता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इन कैप्सूल द स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर विच शो होमोस्पोरी।
तो कैप्सूल के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं हम स्पोर मदर सेल, और ये जाती है मियोसिस डिवीज़न में। मियोसिस डिवीज़न के फलस्वरूप इसमें स्पोर बनते हैं। चूँकि ये स्पोर मियोसिस से बन रहे हैं इसलिए ये हैप्लॉइड होते हैं, और ये होमोस्पोरी होते हैं, मतलब कि ये साइज़ में सिमिलर होते हैं। मतलब इसके अंदर जितने भी कैप्सूल के अंदर स्पोर बनते हैं वो एक ही साइज़ और शेप के होते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं स्पोर? होमोस्पोरी होते हैं। तो याद रखिएगा कि ब्रायोफाइट्स में जनरली होमोस्पोरस पाए जाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू गैमेटोफिटिक थैलस। अब ये जो स्पोर बना, ये स्पोर क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं, मतलब कैप्सूल से बाहर आते हैं और जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार इन स्पोर से फिर से गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाता है। अगला पॉइंट है द एडल्ट स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो जो इस एडल्ट स्पोरोफाइट होते हैं वो हमेशा गैमेटोफाइट पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट पाया जाता है। तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर ही ग्रो करता है, उसी से न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए हम इसके स्पोरोफाइट को पार्शियल पैरासाइट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि पार्शियल पैरासाइट स्पोरोफाइट किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट को हम पार्शियल पैरासाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट फ्रॉम हैप्लॉइड स्पोर एंड कंटिन्यूअस अप टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो इसका जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो हैप्लॉइड स्पोर से स्टार्ट होता है और गैमेट फॉर्मेशन तक चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रायोफाइट्स में जो हैप्लॉइड स्टेज होता है, यानी कि जो गैमेटोफिटिक स्टेज होता है वो बड़ा होता है, और ये स्पोर के जर्मिनेशन से लेकर गैमेटोफाइट तक चलता है, और इसके जब गैमेट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, तो वहीं पर स्पोरोफाइट स्टेज आता है। और स्पोरोफाइट स्टेज जो होता है इसका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट फ्रॉम डिप्लॉइड जाइगोट टू स्पोर मदर सेल। तो इसका जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो डिप्लॉइड जाइगोट से स्टार्ट होता है और स्पोर मदर सेल तक रहता है, क्योंकि स्पोर मदर सेल में बाद में मियोसिस होता है और इस मियोसिस के थ्रू बनते हैं स्पोर। नेक्स्ट पॉइंट है दीज टू फेजेस शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। आइए चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द गेमा कप। तो गेमा कप क्या होता है आपको इसके बारे में बताना है, और आपको बता दें कि गेमा कप मार्केंसिया में पाया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आइए समझते हैं। गेमा कप्स आर स्पेशलाइज्ड मल्टीसेलुलर बॉडी ऑन द डॉर्सल सरफेस अलोंग द मिडरिप। तो यदि हम बात करें गेमा कप की, तो गेमा कप मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल सरफेस पे मिडरिप के साथ साथ लगे होते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि मिडरिप के आसपास आपको ढेर सारे गेमा कप दिखाई दे रहे होंगे। दे आर कप शेप्ड और क्रिसेंट शेप्ड स्ट्रक्चर विथ स्मूथ स्पाइनी और फिम्ब्रिएट मार्जिन। तो यदि बात करें हम इनके स्ट्रक्चर की, तो ये कप शेप्ड या क्रिसेंट शेप होते हैं, और इनका जो मार्जिन होता है यानी कि इनका जो किनारा होता है वो प्रायः स्मूथ होता है, परंतु कुछ केसों में ये स्पाइनी या फिर फिम्ब्रिएट कहने का मतलब ये रेशेदार टाइप का भी होता है। दे बियर मेनी स्मॉल स्टार्ड डिस्क्वायर्ड बाई कन्वेक्स गेमा। तो ये जो गेमा कप होते हैं, इन गेमा कप के अंदर छोटे छोटे तंतु रूपी यानी कि स्टार्ड डिस्क के आकार की बाई कन्वेक्स गेमा पाई जाती है। तो यहाँ पर आप फिगर में गेमा देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल स्ट्रक्चर है, ये आपको गेमा का डिटेल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको छोटे छोटे गेमा दिखाई दे रहे होंगे। तो गेमा कप के अंदर आपको गेमा देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑन इलेटर्स एंड स्यूडो इलेटर्स। तो इलेटर्स एवं आभासी इलेटर्स क्या होते हैं, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो अगर आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा होगा तो आपको इलेटर्स और स्यूडो इलेटर्स ज़रूर पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेटर्स है और आपके राइट साइड में है स्यूडो इलेटर्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में इलेटर्स और स्यूडो इलेटर्स का काम होता है स्पोर के डिस्पर्जल में। तो अगर देखा जाए तो दोनों सेलुलर रूप से और फंक्शनल रूप से एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट होते हैं।
जो इलेटर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर थिक होते हैं और उसमें स्पाइरल वॉल पाई जाती है। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये आपको लीवरवर्थ में देखने को मिलते हैं। जबकि स्यूडो इलेटर्स की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये समय के साथ या फिर अगर इन्वायरमेंट सूखा होता है तो अपने शेप को चेंज करते रहते हैं और इनमें प्रायः थिकनिंग बैंड भी नहीं पाई जाती। तो जो स्यूडो इलेटर्स होते हैं वो प्रायः आपको हॉर्नवर्थ में देखने को मिलते हैं।